आज हम इस वीडियो में आपको 31 जनवरी 2024 सेशन 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आप इसको अच्छे से समझिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज इन विच 21 आइडेंटिकल एप्पल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 3 children such that each child get at least 2 apple is। तो यहाँ पे टोटल आपके पास 21 आइडेंटिकल एप्पल्स दिए हुए हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 चिल्ड्रन में, और सब चिल्ड्रन को एटलीस्ट कम से कम 2 एप्पल्स उनको मिलने चाहिए। यानी टोटल आपके पास कितने एप्पल्स हैं? टोटल आपके पास 21 एप्पल्स हैं। 21 एप्पल्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लो चाइल्ड दिए हैं B1, B2 और B3। तो एक काम करें, पहले इन चाइल्ड को, क्योंकि बोल रहा है एटलीस्ट 2 एप्पल, 2 तो सबको मिलेंगे, तो यहाँ पे हमने 2 दे दिया, इसको भी 2 दे दिया, इसको भी 2 दे दिया। अब टोटल देखें, अब टोटल आपके पास 21 में से 6 एप्पल आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो रिमेनिंग के पास क्या बचे आपको? रिमेनिंग एप्पल्स ये हो गया आपको 21 - 6 = 15 एप्पल्स, ये आपके पास बचे। अब इस 15 एप्पल्स को आप क्या करें, तो यहाँ पे हम इन 15 एप्पल्स को अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उन 3 चिल्ड्रंस में, 3 चाइल्ड में। तो देखें यहाँ पे, आफ्टर गिविंग 2 एप्पल्स टू ईच चाइल्ड आपके पास कितने बचे? 15 एप्पल्स लेफ्ट। अब देखें, अब हम इस 15 एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास? डिस्ट्रीब्यूशन का रूल आपको मालूम है। नाउ 15 एप्पल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। किससे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये? इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला होता है n + r - 1 कॉम्बिनेशन r - 1। ये होता है डिस्ट्रीब्यूट करने का फार्मूला। तो यहाँ पे n कितने हैं? टोटल आपके पास कितने हो गए? 15 हो गए। 15 प्लस कितने पर्सन्स को देना है? 3 को, तो r3 हो गया। -1 कॉम्बिनेशन, ये हो गया आपका 3 - 1। तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 17 कॉम्बिनेशन 2, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17 × 16/2, यानी ये हो गया 8। तो 17 × 8 हो गया 136। यहाँ टोटल आपके पास नंबर ऑफ टोटल कितने वेस होंगे? टोटल डिस्ट्रीब्यूट एमंग ऑफ 3 चिल्ड्रंस इट विल बी 136। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, लेट AB be 3, 4 एंड C पॉइंट मान लें -6 - 8 रेस्पेक्टिवली। नोट दी सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। यानी एक ट्रायंगल के आपके पास सेंट्रॉइड दिया है, सर्कमसेंटर दिया है, ऑर्थो सेंटर दिया है, और आपको निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P। एक P पॉइंट दिया हुआ है, P पॉइंट दिया है 2A + 3 और 7B + 5, यानी पूरा डिपेंड कर रहा है A और B में। यानी आपको सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, ऑर्थो सेंटर की हेल्प से आपको A और B अननोन वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एक रूल होता है, एक यहाँ पे थ्योरम है। क्या थ्योरम है भाई? आपको मालूम होना चाहिए कि सेंट्रॉइड जो होता है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कमसेंटर इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। यानी रिलेशन होता है ऑर्थो सेंटर, सर्कमसेंटर और सेंट्रॉइड में, कि सेंट्रॉइड जो होता है वो हमेशा ऑर्थो सेंटर और सर्कमसेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम पहले A और B की वैल्यू निकाल लेंगे। देखें ज़रा इसको, तो ये मान लें भाई कि ये आपके पास C दिया हुआ है ऑर्थो सेंटर, ये कितना है? ये -6 और -8 है। यहाँ पे आपके पास ये मान लें सर्कम सेंटर है B, ये दिया है 3 और 4, और यहाँ पे मान लें A, ये जो है ये AB अननोन है, सेंट्रॉइड है। ये किस में डिवाइड करता है? ये
ये ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। तो यहाँ से हम इंटरनली सेक्शन फार्मूला से यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लगा दें भाई, यहाँ पे रूल क्या हो जाएगा ये, तो ए इक्वल टू हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा m1x2 प्लस nx1 अपॉन m1 प्लस m प्लस n फॉर्म वाला जो फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी a इक्वल टू हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये 3 2 6 माइनस 6 बाय ये हो जाएगा 3 यानी हो जाएगा 0, और b हम करेंगे तो आएगा 4 2 8 माइनस 8 बाई 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका जो सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड दैट इज ए बी, ये कितना आ गया, ये आ गया 0 और 0। जब ये 0 0 आ गया तो आपके पास जो पॉइंट P दिया हुआ है, पॉइंट P कितना है, ये है 2a प्लस 3 और 7b प्लस 5। यहाँ पे यदि हम a इक्वल टू 0 और b इक्वल 0 पुट कर दें तो आपके पास जो पॉइंट P मिलेगा ये हो जाएगा 3 और 5। तो ये आपके पास पॉइंट P मिल गया। अब अगला पार्ट क्वेश्चन का क्या है, अगला पार्ट बोल रहा है देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द लाइन 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी यहाँ दिया हुआ डिस्टेंस फ्रॉम P, ये दिया है मेजर्ड पैरेलल अलोंग लाइन, क्या दिया है, लाइन है x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये दिया है कि एक लाइन आपके पास यहाँ पे है, ये लाइन दिया गया है, ये लाइन कितना है, ये लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, और यहाँ पे एक पॉइंट P दिया है ये, और ये डिग्री, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट अभी हमने निकाला P, ये पॉइंट क्या है 3 और 5 है। और ये बोल रहा है, यहाँ पे फिर से एक बार ध्यान से देखें, फ्रॉम द लाइन 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल 0 यदि ये मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। मेजर्ड पैरेलल का मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, पैरेलल क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 के पैरेलल है। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, मान लो पॉइंट M यहाँ आ रहा है तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस r मान लेते हैं हम, तो हमको r की वैल्यू निकालना है। ये एक्चुअली क्वेश्चन है कि हमको इस P से M का डिस्टेंस निकालो। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे लगेगा पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, जैसे कोई लाइन है, ये लाइन यदि हम मान लें x के साथ एंगल थीटा बनाती है, और यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हुआ है, मैं ये पॉइंट P आपके पास मान लें x और y है, और यहाँ पे पॉइंट Q है, ये मान लें आपका x1 और y1 है, और ये P और Q का डिस्टेंस मान लेते हैं ये r है। तो अब हमको ये यदि Q के कोऑर्डिनेट लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा ये x1 प्लस r cos थीटा, थीटा ये एंगल बना रहा है x के साथ, और y इक्वल टू होता है y1 प्लस r साइन थीटा, और इसको क्या बोलते हैं, दिस वन नॉन एज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन है क्योंकि आपके पास एंगल मालूम है, ये एंगल भी आपको मालूम है, और तो ये एंगल की हेल्प से हम ये कोऑर्डिनेट डिफाइन कर सकते हैं। एक्स वाई भी आपको मालूम है, तो ये एक्स वाई 3 5 हो गया, आर आपके पास अननोन है, और एंगल निकाल सकते हैं, एंगल के लिए इसका स्लोप दिया हुआ है। तो एंगल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, इसमें पहले हम इसका स्लोप निकाल लें। तो लाइन क्या दिया हुआ है, लाइन दिया है x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे इसका m कितना होगा, m इक्वल tan थीटा, ये हो जाएगा 1/2। तो m इक्वल टू 1/2 हो गया। तो यहाँ से बताएं साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा 1/√5, और यहाँ से आपको cos थीटा मिल जाएगा 2/√5। तो देखें साइन और cos की वैल्यू तो मिल गई आपको। अब इसके हम पैरामेट्रिक फॉर्म लिख दें। अब यदि अब इसके आप पैरामेट्रिक फॉर्म लिखेंगे तो मान लें भाई कि लेट डिस्टेंस फ्रॉम P टू लाइन यानी PM को क्या मानते हैं हम, इसको मान लेते हैं R। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ M ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 + R
कॉस थीटा और 5 प्लस आर साइन थीटा। ये हो जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट्स। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ये m के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 3 प्लस आर कॉस थीटा और 5 प्लस आर साइन थीटा। अब यहाँ देखें m जो है ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। भाई ये लाइन दिया हुआ है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि m सेटिस्फाई लाइन, कौन सी लाइन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। तो इसको सेटिस्फाई करा लें। सेटिस्फाई का मतलब ये हुआ कि x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस, ये हो जाएगा 3 प्लस r cos थीटा और प्लस हो जाएगा 3y, y कितना है 5 प्लस r साइन थीटा इक्वल टू 4। इसको यदि हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 6 प्लस 2r cos थीटा प्लस 15 प्लस 3r साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4। और यदि यहाँ से हम कॉमन ले लें r तो ये हो जाएगा आपका 2 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 15, यानी r 2 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये कितना हो गया भाई, ये हो गया -17। तो यहाँ से r निकाल लें। r कितना हो गया, r हो गया -17 अपॉन 2 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा। और ये हमेशा मोड में होगा तो नेगेटिव साइन एलिमेंट हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ पे हम cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो साइन थीटा कितना दिया है, साइन थीटा दिया है 1/√5 और cos थीटा कितना आया है, ये आया है 2/√5। तो यहाँ पे यदि पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r इक्वल टू 17 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन √5 प्लस 3 1 अपॉन √5। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये √5 हो जाएगा 4 3 7। तो यहाँ पे r इक्वल कितना हो जाएगा, r हो जाएगा ये 17 इंटू √5/7, ये मोड में आएगा। तो ये r का डिस्टेंस जाएगा 17 √5/7। देखें इसका आंसर क्या है, 17 √5/7। तो ये 2 का आंसर क्या दिया है, आंसर 3rd आएगा। क्वेश्चन नंबर 3rd, लेट Z1 Z2 बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 5 दिया है। Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब इक्वल दिया है 20 प्लस 15i। आपको निकालना है Z1 4 प्लस Z2 4 का मोड। तो देखिए यहाँ पे Z1 प्लस Z2 में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम दिया है और दोनों के क्यूब का सम दिया है। तो पहले हम इस Z1 क्यूब और Z2 क्यूब को सम में कन्वर्ट कर दें। तो सम में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसको हम ले सकते हैं Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब माइनस 3Z1 Z2 और ये हो जाएगा आपका Z1 प्लस Z2। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 15i। अब यहाँ पे Z1 प्लस Z2 वैल्यू पुट कर दें तो Z1 Z2 कितना दिया, 5 दिया, तो ये हो जाएगा 5 क्यूब माइनस 3Z1 Z2 और यहाँ हो जाएगा 5 इक्वल हो जाएगा ये 20 प्लस 15i। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें यहाँ से ये 5 यदि यहाँ से हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3i और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ से यदि 5 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 25 माइनस 3Z1 और Z2। तो ये जो 5 और 5 में दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब यहाँ से देखें 3 प्लस 4i दिया हुआ है तो इसको यदि हम ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा आपका 3Z1 Z2 इक्वल टू हो जाएगा 25 और ये 21 हो जाएगा, 21 माइनस ये हो जाएगा आपका 3i। यानी यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें तो आपका जो Z1 Z2 है ये हो जाएगा 7 माइनस i। तो देखो ये मिल गया आपके पास, प्रोडक्ट मिल गया
और सम पहले से था। तो अब हम निकालने Z14 प्लस Z24, इसकी वैल्यू निकालें। क्योंकि देखें यहाँ पे आपके पास सम है, सम गिवन था, हमने इसकी हेल्प से प्रोडक्ट निकाल लिया। तो सम और प्रोडक्ट की हेल्प से अब आप Z14 प्लस Z24 का मोड निकाल सकते हो। तो देखें पहले, तो हम क्या करें, पहले Z14 प्लस Z24 निकालने के लिए हम पहले Z1 प्लस Z2 लेके फिर चलते हैं। तो क्या दिया हुआ है, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू दिया हुआ 5। अब हम यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर। ये क्या हुआ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या इसको एक्सपेंड कर लें तो क्या हो गया, ये बन जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 इक्वल टू हो गया ये 25। अब देखें यहाँ से आपके पास Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 और Z1 Z2 आपके पास मालूम है कितना है, ये 7 माइनस I है, इसको पुट कर दें तो ये जाएगा 25। यानी यहाँ से आपके पास Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर मिल जाएगा 25 माइनस 14 और प्लस हो जाएगा ये 2I। यानी आपके पास यहाँ पे Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, ये इक्वल टू मिल गया 11 प्लस 2I। तो देखें भाई, एक चीज़ और यहाँ पे आपके पास मिल गया, ये चीज़ आपके पास स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पे आपको पावर 4 लाना है, 4 का सम। तो यहाँ फिर स्क्वायरिंग करते हैं हम, यहाँ लिख दें अगेन स्क्वायरिंग। तो क्या हो जाएगा, ये अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस 2I का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z1 की पावर 4, ये हो जाएगा Z2 की पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा Z1 Z2 का स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा 121 प्लस ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर माइनस होता है तो हो जाएगा माइनस 4I और हो जाएगा फिर 44 प्लस हो जाएगा ये प्लस 44I। अच्छा, आई स्क्वायर -1 हो गया है तो ये I नहीं आएगा, ये सिर्फ आएगा -4 आएगा यहाँ, ये होगा -4। देखें क्योंकि 2I का स्क्वायर क्या होगा 4I स्क्वायर हो जाएगा -1। अब यहाँ पे हम क्या करें, Z1 Z2 की वैल्यू पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Z1 पावर 4 प्लस Z2 पावर 4 प्लस 2 और Z1 Z2 कितना है, ये है 7 माइनस I का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया आपका 117, ये हो गया प्लस 44I। अब इसको सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा। अब यदि हम इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा Z1 4 प्लस Z2 4 इक्वल टू प्लस ट्वाइस ऑफ, ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 49, ये हो जाएगा आपका प्लस -1 और माइनस हो जाएगा ये 14I इक्वल हो जाएगा 117 प्लस 44। अब इसको आप सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा Z1 4 प्लस Z2 4 इक्वल टू 117 प्लस 44I और यहाँ हो जाएगा ये -96, 48 इंटू 2 हो जाएगा 96, हो जाएगा प्लस 28I। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका Z1 4 प्लस Z2 4 इक्वल टू आ गया ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा प्लस 72I। तो आपको निकालना मॉड ऑफ Z1 4 प्लस Z2 4। मोड क्या होगा भाई, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा रूट ऑफ 21 स्क्वायर प्लस 72 स्क्वायर। अब इसको जब सिम्प्लीफाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ ये जाएगा 441, ये हो जाएगा 5184, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 56 और 25। इसका मतलब ये आएगा आपका किसका है, ये स्क्वायर रूट किसका है, 75 का है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा Z1 4 प्लस
Z24 इक्वल टू कितना आएगा, 75 आएगा। तो ये आपका आंसर होगा भाई 75। देखें ऑप्शन में 75 है कि नहीं है, ये 75, यानी आपका जो थर्ड का आंसर क्या होगा, 2 होगा, 75। क्वेश्चन ऑफ फोर्थ, लेट द वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4y इक्वल 0 मीट द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट ए और बी, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओ ए एंड ओ बी, जहाँ पे ओ क्या दिया, ओरिजिन दिया है। यानी ये जो लाइन है ये पास हो, इसके सेंटर से पास हो रही, तो इसका सेंटर निकालने पहले। सेंटर क्या होता है भाई, सेंटर होता है -g और -f, यदि हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ तो -g की वैल्यू मतलब ये हो जाएगी आपकी, यहाँ हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, यानी कोई सर्कल जो है वो 8 2 से पास हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है ये कि यहाँ पे एक है आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और यदि क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन बोल रहा है ए वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू दी सेंटर, तो ये 8 2 तो यहाँ पे है, माने एक जो लाइन है ये 8 2 से पास हो रहा है। ये पॉइंट मान लें क्या है, 8 और 2 है, और 8 2 से पास हो रहा है। एंड मीट द पॉजिटिव डायरेक्शन एट पॉइंट ए और बी, यहाँ पे ए में मीट कर रहा है और यहाँ पे बी में मीट कर रहा है, और ये ओ है। तो बोल रहा है ये ओ है, बने इंटरसेप्ट का सम, ये आपको बताना है, इसकी मिनिमम वैल्यू आपको बताना है। मान लेते हैं भाई, देखें ये आपका स्लोप जो है नेगेटिव दिख रहा है, तो मान लेते हैं कि लेट स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये स्लोप ऑफ लाइन ए बी को हम मान लेते हैं इज -m मान लेते हैं। तो लगाते हैं 1 पॉइंट फार्मूला, पासिंग पॉइंट 8 2 दिया है, पासिंग पॉइंट क्या दिया है, पासिंग पॉइंट दिया हुआ है 8 और 2, यानी एक लाइन जो 8 2 से पास हो रही है और इसका स्लोप -m है। तो 1 पॉइंट फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ये y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर दें, तो पासिंग पॉइंट क्या दिया है, 8 और 2 दिया है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए बी हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू -m, और ये जाएगा x माइनस 8, ये हो जाएगा x माइनस 8, यानी ये हो गया इक्वेशन ऑफ ए बी हो गया। अब ए बी देखें इंटरसेप्ट बना रहा है यहाँ पे ए में और बी में, ए में करेगा तो यहाँ पे y 0 पुट करके x निकाल लें, और b के लिए x इक्वल 0 पुट करके y निकाल लें। तो यदि हम यहाँ पे x इक्वल 0 पुट करेंगे, यदि यहाँ पे if यदि x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y कितना मिलेगा, यहाँ से y मिल जाएगा, ये x 0 हो गया, तो ये हो गया 2 + 8m, 2 + 8m। और यदि यहाँ पे f y इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे x कितना मिल जाएगा, x मिल जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 2/m। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट ए कोऑर्डिनेट्स है, तो ए कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपका, जो ए कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन x एक्सिस में, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो पॉइंट ए जो है पॉइंट ऑन x इंटरसेप्ट जो है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 + 2/m और 0, और जो b पॉइंट है ये हो जाएगा 0 और 2 + 8m। इसका मतलब है ये पॉइंट हो जाएगा 0 और 2 + 8m, और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 8 + 2/m, और ये हो जाएगा 0। अब देखें, अब आपके पास ये पॉइंट्स आ गए, ए और बी पॉइंट्स आ गए, यानी ये ओ ए की लेंथ हो गई और ये ओ बी की लेंथ हो गई। तो यहाँ पे ओ ए + ओ बी कितना हो जाएगा, ओ ए + ओ बी हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ओ ए कितना है 8 + 2/m है, और ये कितना है बी ओ बी कितना है 2 + 8m है। अब देखें यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस ये हो जाएगा 2/m प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8/m। अब देखें यहाँ पे, अब ये 2/m और 8/m हम यहाँ पे लगा दें, इसमें लगा दें अर्थमेटिक मीन गेट इक्वल ज्योमेट्रिकल मीन। इससे क्या होगा देखें, इससे हो जाएगा अर्थमेटिक मीन गेट इक्वल ज्योमेट्रिकल मीन। इसमें क्या होगा ये, तो भाई यहाँ पे तभी एप्लीकेबल है जब ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। तो यहाँ देखो 2/m और 8/m दोनों क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ये
2/m प्लस 8m/2, ये गेट इक्वल टू होगा, ज्योमेट्रिकल मीन हो जाएगा रूट ऑफ 2/m इंटू 8m। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2/m प्लस 8m, ये हो जाएगा गेट इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ से कैंसिल हुआ, ये 2 16 यानी हो जाएगा 4, यानी यहाँ से आपको मिल गया 2/m प्लस 8/m, ये गेट इक्वल कितना मिल गया, 8 मिल गया आपके पास। तो देखें यहाँ पे ये जो वैल्यू आपको मिल रही है, यानी यहाँ पे OA प्लस OB जो आपको मिल रहा है, तो ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये OA प्लस OB इक्वल टू आ गया था 10 प्लस 2/m प्लस 8/m, और ये कितना है, गेटा इक्वल टू 8 आया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गेटा इक्वल टू 10 प्लस 8, यानी कितना हो जाएगा, गेटा इक्वल टू हो जाएगा 18। इसका मतलब क्या है कि ये OA प्लस OB की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, सो मिनिमम वैल्यू इज 18, कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो आपको अच्छे समझना पड़ेगा कि भाई ये जो आपके पास आ रहा है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन गेटा इक्वल ज्योमेट्रिकल मीन लगाएंगे। तो ये आपको लगाने से यहाँ से डायरेक्ट आपका फॉर्म मिल जाएगी, और डायरेक्ट वैल्यू 2/m और 8/m की वैल्यू, ये गेटा इक्वल टू 8 हो गया, यहाँ पुट कर दिए तो 18 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो 18 होना चाहिए। देखो 4 का आंसर 2, आंसर क्या होगा, 18 होगा। 5, लेट f and g आर टू फंक्शंस डिफाइंड बाय fx इक्वल टू दिया हुआ है -x2x mod ऑफ t माइनस टी स्क्वायर e माइनस टी स्क्वायर डी टी, और gs में एक इंटीग्रल फंक्शन दिया है 0 to x² t⁻½ e माइनस टी डी टी, और आपको निकालना वैल्यू ऑफ f रूट log 9 प्लस g रूट log 9, यानी आपको fx और gx के फंक्शन आपको पहले निकालने पड़ेंगे। तो ये देखो इंटीग्रल फॉर्म में दिया है, तो इंटीग्रल फॉर्म में दिया है तो पहले हमें ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने का बेस्ट वे है कि इसमें हम लगा दें लैम्ब्डिज रूल। क्या होता है भाई लैम्ब्डिज रूल, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ द इंटीग्रल फंक्शन। जैसे आपके पास कोई फंक्शन दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है 5x और यहाँ दिया है psi x, और कोई फंक्शन आपका fx dx है, और हमें क्या करना है, इसको हमको करना है डिफरेंशिएट, dy/dx करना है। तो यदि हम dy/dx करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, पहले क्या होगा, पहले x के प्लेस में अपर लिमिट पुट होगी, यानी f हो जाएगा f 5x, और फिर होगा इसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ 5x हो जाएगा, फिर होगा माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा f 5x, और फिर होगा ये dy/dx ऑफ 5x। तो जिसको बोलते हैं लैम्ब्डिज रूल। तो ये रूल अप्लाई करके हम इसको पहले इसका f' निकाल लें, ताकि इंटीग्रेशन साइन यहाँ से हट जाएगा। तो देखें इसका fx क्या है भाई, यहाँ पे जो fx दिया हुआ है, fx आपके पास है -x2x mod ऑफ t माइनस टी स्क्वायर और e माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो एक तो आप देख रहे हैं कि ये एक इवन फंक्शन दिख रहा है, इवन मतलब ये भी आपके पास यहाँ देखेंगे तो ये भी इवन है, टी स्क्वायर भी इवन है, e की माइनस टी स्क्वायर भी इवन है। तो बेटर है कि हम इसमें लगा दें, क्योंकि आपको मालूम है प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे कि -a to a fx dx इक्वल टू, ये होता है ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। कब, व्हेन fx इज इवन फंक्शन। जब fx आपका इवन फंक्शन है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले हम देखें, यहाँ पे फंक्शन इवन दिख रहा है, तो ये fx कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ 0 to x mod ऑफ t माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा e माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, तो यहाँ पे कर दें dy/dx, तो इसका f' कितना हो जाएगा, इसका f' हो जाएगा। तो यहाँ पे dy/dx करेंगे तो आएगा ट्वाइस। अब पहले क्या होगी, अपर लिमिट रिप्लेस होगी यहाँ पे, तो क्या होगा, ये होगा mod ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा ये e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx ऑफ x होगा 1, और माइनस पे अप्लाई करेंगे 0,
तो लोअर लिमिट 0 है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा 0 हो गया। इसका मतलब आपके पास जो एफ डैश एक्स आया ये कितना आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू होगा ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और ई माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर, सिमिलर प्रोसीजर हम अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, इसको 1 मान लें। अब हम जी एक्स लेके चलते हैं। तो जी एक्स क्या दिया हुआ है, जी एक्स इक्वल दिया हुआ है आपके पास इंटीग्रेशन 0 टू एक्स ई के पहले यहाँ पे दिया हुआ टी की पावर हाफ दिया है, ये है टी की पावर 1/2 और ई माइनस टी और डी टी। इसमें भी कर लें भाई, इसको डिफरेंशिएट कर दें तो इसका जी डैश एक्स कितना आ जाएगा, जी डैश एक्स करेंगे फिर इसमें लैम्ब्डा रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये टी की पावर मतलब ये जाएगा एक्स की पावर 1/2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1 और लोअर लिमिट कांस्टेंट हो जाएगा 0। यानी आपके पास जी डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये जाएगा एक्स पावर हाफ और ई माइनस एक्स। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखें आगे, अब हम दोनों को ऐड कर दें तो हम क्या कर रहे हैं 1 + 2 कर दे रहे हैं। तो 1 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। ये इक्वल टू क्या होगा, ये होगा ट्वाइस ऑफ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो इसका डोमेन दिया हुआ है ये पॉजिटिव दिया हुआ है। देखें 0 इन्फिनिटी टेंस टू आर, तो ये मोड जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी मोड यहाँ पे ये मोड एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी तो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा एक्स की पावर हाफ और ई की पावर माइनस एक्स। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई भाई, यहाँ पे जो जी एक्स दिया हुआ है लिमिट 0 टू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन है इसका, तो 0 से एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसका डेरिवेटिव कितना होगा, एक्स नहीं होगा, फिर क्या होगा, ये 2x होगा। यहाँ जब ये 2x हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, ये x की पावर, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे कितना आएगा x आएगा और साथ में यहाँ पे क्या होगा, फिर ये हो जाएगा आपका इंटू 2x, यानी ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना आएगा, फिर यहाँ पे ये जो फंक्शन आएगा ये कितना हो जाएगा, ये हम देखें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, ये आएगा भाई। थोड़ा करेक्शन इसमें कर लो, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, ये भी एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा। अब देखें ब्रैकेट ओपन कर लो यहाँ पे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये ट्वाइस ऑफ ई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ई माइनस एक्स स्क्वायर। इससे क्या हुआ, ये दोनों पार्ट हुआ कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, ये एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स, ये इक्वल टू आ गया 2e माइनस एक्स स्क्वायर आ गया और 2x भी तो होगा यहाँ पे, इंटू एक्स भी होगा, ये इंटू एक्स हो जाएगा। तो देखो भाई ये पार्ट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ एक्स की वैल्यू निकालना है, क्योंकि आपको निकालना है ये वैल्यू f √ log 9, मतलब हमें एफ एक्स निकालना है। तो एफ डैश एक्स से एफ एक्स और जी डैश एक्स से जी एक्स निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर दें। क्या कर दें, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x ई माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या आएगा, ये एफ डैश एक्स का हो जाएगा एफ एक्स और जी डैश एक्स का होगा जी एक्स इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी मानना पड़ेगा। यदि हम एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो ये होगा 2x डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी टी, मतलब ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस टी डी टी हो जाएगा और ये हो जाएगा फिर माइनस ई माइनस टी, यानी आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस ई माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस ई माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ये एफ एक्स की वैल्यू मिल गई।
अब आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है रूट लॉग 9 की वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें x इक्वल टू रूट ऑफ, तो हम रूट लॉग 9 पुट करेंगे तो ये जाएगा f लॉग 9 रूट में प्लस g लॉग 9 इक्वल टू हो जाएगा e माइनस ई माइनस हो जाएगा ये रूट लॉग 9 का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ई माइनस लॉग 9 हो जाएगा, माइनस लॉग 9, और ये माइनस लॉग 9 कितना हो गया फिर ये, तो ये इक्वल टू हो गया माइनस लॉग 1/9, और ये हो जाएगा ई लॉग 1/9 की पावर हो जाएगा -1, यानी हो जाएगा ई लॉग 9, और ये इक्वल टू क्या होगा 9 होगा। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए भाई। देखें ऑप्शन में क्या दिया है, ये आपके पास 9 दिया है, यानी 5 का आंसर क्या होगा 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेट अल्फा बीटा गामा विद द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 235 इन द लाइन x minus 1/2 इक्वल टू y minus 2/3 इक्वल टू z minus 3/4। तो आपको ये 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 4 गामा की वैल्यू निकालना है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है L इक्वल टू, ये गिवन है x minus 1/2 y minus 2/3 और z minus 3/4। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन का जो पासिंग पॉइंट है वो कितना दिया है, पासिंग पॉइंट दिया है 1, 2 और 3, और जो डायरेक्शन रेशो दिए हैं लाइन के ये कितने दिए हैं, ये दिए हैं 2, 3 और ये 4 दिया है। अब यहाँ पे एक लाइन आपके पास गिवन है दी, आप क्वेश्चन देखें तो भाई यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, ये लाइन L है, और आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है P। ये पॉइंट कितना दिया है देखें, ये पॉइंट दिया हुआ है 2, 3 और 5। हमें इसकी इमेज निकालना है, तो इमेज निकालेंगे तो ये लाइन मिरर बन जाएगी आपकी। तो इसकी इमेज निकालेंगे तो यहाँ पे इसकी इमेज हो जाएगी, ये मान लो ये पॉइंट Q है, ये अल्फ़ा बीटा और गामा है। तो ये जो PQ का मिड पॉइंट M होगा ये लाइन में लाई करेगा, और P से M का डिस्टेंस और M से Q का डिस्टेंस इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 7, लेट P be the parabola with vertex 2, 3 and directrix 2x plus y equal to 6. Let the ellipse E x² plus y² b equal to 1, a greater than b of the eccentricity 1/√2 passing through the focus of the parabola P. Then the square of the length of latest rectum of E. यानी आपके पास एक पैराबोला दिया हुआ है, उस पैराबोला के पहले हमको फोकस निकालना पड़ेगा। तो एक पैराबोला का क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ वर्टेक्स ए मान लें, ये वर्टेक्स दिया हुआ है 2, 3, और एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये दिया हुआ है कितना, इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। फिर एलिप्स की कहानी बोल रहा है, तो पहले हमारे पास देखें, क्योंकि आपके पास बोल रहा है कि पासिंग थ्रू दी फोकस, यानी पहले हम क्या निकालें, इस जो पैराबोला दिया है जिसका वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स है उसका हम निकाल लें फोकस। तो फोकस निकालने के लिए देखें ज़रा क्या प्रोसीजर है भाई। मान लो आपके पास जो पैराबोला है वो एक हमें रफ स्केच बना रहे हैं, ये आपका एक पैराबोला हो गया, हम एक सिंपल रफ स्केच बना रहे हैं भाई, ठीक है। और इसका वर्टेक्स ये हो गया, ये इसका क्या हो गया, इसका वर्टेक्स हो गया। चलो ये एक्सेस नहीं है, आप इसको बोल सकते हैं कि ये हम लाइन को अलग ही कर दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे एक्सेस है ये सिंपल, हम इसको आप सिंपल एक पैराबोला मान रहे हैं इसको। और अब आपको मालूम कि जहाँ पे ये कट करेगा, और यदि हम इसको मान लें कि यहाँ पे इसका यहाँ फोकस है और इसकी वर्टेक्स मान लें, तो ऑटोमेटिकली ये एक्सेस बन गया। ये क्या बन गया, एस क्या बन गया, एक्सेस बन गया। और एक्सेस पे जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और तो ये हम मान लिए जेड, ये फोटो ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और ये जेड एम, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स हो गई। इसका इक्वेशन कितना दिया है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है
2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और आपके पास जो वर्टेक्स है वो कितना दिया है 2 और 3 दिया है और हमको निकालना है फोकस। तो देखें भाई, आपको मालूम है कि जब भी हम कोई लाइन में जब भी हम वर्टेक्स और फोकस को ज्वाइन करते हैं तो हमेशा ये एक्सिस बन जाता है। तो ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस है और इक्वेशन ऑफ एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों आपस में क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और ये जेड जो है ये होता है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मिड पॉइंट क्या होता है, वर्टेक्स होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जेड एंड फोकस एस। तो इस फोकस एस को हम मान लेते हैं यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। अब हम पहले जेड को निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर है, तो देखें यहाँ पे, तो यहाँ देखें ज़रा इक्वेशन, तो आपको मालूम है कि जो जेड एम है ये परपेंडिकुलर टू जेड एस है। जेड एम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, जेड एस एक्सिस है। एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और दोनों परपेंडिकुलर पॉइंट को जो हम बोलते हैं, जहाँ पे दोनों मीट करते हैं, इसको बोलते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज जेड। तो इक्वेशन ऑफ जेड एम दिया है, इक्वेशन ऑफ जेड एम यानी डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन कितना दिया है, ये दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम निकाल लें पहले स्लोप ऑफ जेड एम कितना हो गया, स्लोप ऑफ जेड एम इक्वल टू हो गया, इसको हम m मान लें, m इक्वल टू हो गया y इक्वल टू mx, मतलब ये हो गया -2। तो जब ये स्लोप ऑफ जेड एम -2 है तो स्लोप ऑफ जेड एस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि दोनों क्या होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो स्लोप ऑफ जेड एस कितना हो गया, ये हो गया 1/2। अब हम इक्वेशन ऑफ जेड एस निकाल लें। तो इक्वेशन ऑफ जेड एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ जेड एस को हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। पासिंग किससे कर दें, पासिंग दिया हुआ है, पासिंग करते हैं वर्टेक्स ए से, किससे 2 3 से, एंड स्लोप ये दिया है 1/2। तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा 1 पॉइंट फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, ये y-3 इक्वल टू 1/2 और x-2। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2y-6 इक्वल टू x-2 और ये कैसा मिल जाएगा 2y-x इक्वल टू 4 मिल जाएगा। ये हो गया, देखो ये इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, जेड एस हो गया और ये इक्वेशन ऑफ जेड एम है। इन दोनों को यदि हम सॉल्व कर लें तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ जेड मिल जाएगा विच इज नॉन एज फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो देखें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ जेड एम ये कितना दिया है, ये दिया है 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ जेड एस ये दिया हुआ है 2y -x -4 इक्वल 0। दोनों का आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 करके एलिमिनेट करके सॉल्व कर लो तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू मिलेगा यहाँ पे 8/5 और y इक्वल टू मिल जाएगा 14/5। इसका मतलब जो जेड के कोऑर्डिनेट्स हैं ये कितने हो गए, ये हो गए 8/5 और 14/5। ये मिल गए आपको जेड के कोऑर्डिनेट्स। तो देखो यहाँ पे जेड कितना मिल गया भाई, ये जेड मिल गया 8/5 और 14/5, ये मिल गया जेड। अब आपको मालूम है कि जो वर्टेक्स होता है ये जेड और एस का मिड पॉइंट होता है, यानी वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये मिड पॉइंट का यूज़ करके हम यहाँ पे फोकस निकालने की कोशिश करें पैराबोला का। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए इज मिड पॉइंट, ए मतलब वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ जेड एंड एस। जेड क्या है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और एस क्या है, फोकस। तो यहाँ पे लगा दें तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो भाई, तो ये हो जाएगा 8/5 प्लस α/2 इक्वल टू 2 और 14/5 प्लस β/2 इक्वल टू 3। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 8/5 प्लस α इक्वल टू आएगा 4 और अल्फ़ा हो जाएगा ये
4 माइनस 8/5, यानी अल्फ़ा कितना हो गया, अल्फ़ा हो गया ये 12/5 हो गया, अल्फ़ा आ गया 12/5। बीटा देखें, बीटा हो जाएगा 14/5 प्लस बीटा इक्वल टू आ गया 6, तो बीटा हो गया 6 माइनस 14/5, तो बीटा कितना आ गया, बीटा आ गया ये 16/5 आ गया। इसका मतलब आपके पास जो एस कोऑर्डिनेट है यानी फोकस ऑफ पैराबोला, ये आपने क्या माना है, एस माना है। ये कितना हुआ, ये हुआ 12/5 और 16/5। अब देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे। अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स यहाँ पे दिया हुआ है। एलिप्स क्या दिया है, एलिप्स दिया है x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1, और यहाँ पे a b दिया है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो यहाँ b² कितना हो जाएगा, ये a² 1 माइनस e² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अब ये जो फोकस है, ये फोकस की सेंट्रिसिटी गिवन है, तो फोकस की ये एलिप्स की सेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, तो ये आपके पास दिया हुआ है सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, ये इक्वल टू कितना होता है, ये होता है √1 माइनस b² अपॉन a², और कितना दिया है ये दिया हुआ है 1/√2। तो एक रिलेशन निकाल लें a और b के बीच में, तो यहाँ पे हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू √1 माइनस b² अपॉन a²। स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा 1/2 इक्वल टू 1 माइनस b² अपॉन a², और ये हो जाएगा आपका b² अपॉन a² इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये हो गया a² इक्वल टू आ गया ट्वाइस ऑफ b²। ये मिल गया आपको रिलेशन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो एलिप्स है वो किससे पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। तो एलिप्स का इक्वेशन क्या है आपके पास, ये है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये जो एलिप्स है ये पास किससे हो रहा है, फोकस से, और फोकस कितना है, पैराबोला का फोकस है 12/5 और 16/5। अब इसको ज़रा सेटिस्फाई करा दें, सेटिस्फाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये डाइड कर रहे हैं भाई, ये हम 144 अपॉन हो जाएगा 25a² प्लस 256 अपॉन 25b² इक्वल टू 1। अब a और b में रिलेशन दिया हुआ है, तो ये जो रिलेशन आप मैंने a में दिया है a² इक्वल टू b² यहाँ पे पुट कर दें हम, तो यहाँ से आपके पास b² की वैल्यू आ जाएगी। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको ले सकते हैं हम 144 अपॉन a² प्लस 256 अपॉन b² इक्वल टू हो जाएगा 25। यहाँ पे a² 2b² पुट कर दें तो ये हो जाएगा 144 अपॉन 2b² प्लस 256 अपॉन b² इक्वल टू 25। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 72। तो ये हो जाएगा 72 प्लस 256 इक्वल टू आ जाएगा 25b², और यहाँ से b² आ जाएगा 328 अपॉन 25। ये मिल जाएगी b² की वैल्यू। अब b² की वैल्यू है तो आपको क्या निकालना है लास्ट में, आप देखें क्वेश्चन में, भाई थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये लेंथी क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में। स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ लेटस एक्टम, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ लेटस एक्टम, तो आपको मालूम भाई लेंथ ऑफ लेटस एक्टम कितना होता है, लेंथ ऑफ लेटस एक्टम इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ b² अपॉन a, यानी हमें निकालना है इसका स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ b² अपॉन a का स्क्वायर निकालना है, तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ b⁴ अपॉन a², और a² कितना है, a² दिया है 2b², सॉरी ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा ना, ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 4, तो ये जाएगा 4b² अपॉन a² कितना है 2b² है ये, तो इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू आ गया ट्वाइस ऑफ b², और b की वैल्यू कितनी है, b² की वैल्यू दिया हुआ है 328 अपॉन 25, यानी
आपका जो आंसर है वो आ गया 656/25। ये होगा लेटस सेक्टम का स्क्वायर ऑफ एलिप्स। देखें आंसर क्या दिया हुआ है, 656/25। ये दिया हुआ 4, 7 का क्या आंसर होगा, 4 होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी चला गया, लेकिन इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट आप इसको याद रख सकते हैं कि भाई पहला तो ये कि जब भी लाइन ए और एस को ज्वाइन करेगी तो वो एक्सिस कहलाएगा। वर्टेक्स जो होता है वो फोकस और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट होता है, और डायरेक्ट्रिक्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 8, द टेम्परेचर T of the body at time t equal 0 से 160 डिग्री Fahrenheit, it decreases continuously as per the differential equation dt/dt equal to -k t minus 80, where k the positive constant। और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है T15 दिया हुआ है 120, और आपको निकालना है T45 की वैल्यू आपको निकालना है, यानी एक फंक्शन पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या दिया हुआ है, dt/dt इक्वल टू -k t minus 80। तो ये एक वेरिएबल सेपरेशन सॉल्व हो सकता है, इसको हम वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा dt/t minus 80 इक्वल टू हो जाएगा -k dt। इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग हो जाएगा, ये log t minus 80 इक्वल टू हो जाएगा -kt प्लस एनी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के लिए देखें क्या दिया है भाई, कांस्टेंट के लिए इनिशियली देखना पड़ेगा। इनिशियली दिया हुआ t इक्वल 0 और एट 160 डिग्री, यानी आपके पास दिया हुआ है t इक्वल दिया हुआ है 160 डिग्री और t इक्वल क्या दिया है 0 में। तो यहाँ पे यदि हम वैल्यू पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा log 160 माइनस 80 इक्वल टू हो जाएगा ये 0 प्लस c, यानी c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा यहाँ पे log 80। अब ये log 80 वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास फंक्शन बन जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, log t माइनस 80 इक्वल टू -kt प्लस log 80। तो ये आपके पास फंक्शन बन गया। अब देखें क्या बोल रहा है आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि अब हमें T15 इक्वल टू 120 पुट करके वैल्यू निकालें और T45 की वैल्यू निकालना है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, log t माइनस 80 माइनस log 80 इक्वल टू हो गया ये -kt। लगा दें प्रॉपर्टी log a माइनस log b इक्वल log a अपॉन b, तो हो जाएगा log t माइनस 80 अपॉन 80 इक्वल टू हो जाएगा -kt। अब इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हो जाएगा t माइनस 80 अपॉन 80 इक्वल टू ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा e⁻−kt। यानी यहाँ से हम देखें तो t कितना हो जाएगा, यहाँ से हम t निकाल लें तो t हो जाएगा ये 80 प्लस 80 e⁻−kt। तो ये t की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी भाई, ये t इन टर्म्स हम निकाल लिया। अब क्या दिया है, t इक्वल दिया है 15 और t इक्वल दिया है 120, यहाँ से k निकाल लें तो ये हो जाएगा आपका 120 इक्वल टू 80 प्लस 80 e⁻−15t। तो ये हो जाएगा कितना, 40 हो गया। ये हो जाएगा 40/80 इक्वल टू e⁻−15t, यानी ये हो गया 1/2। e⁻−15t इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 1/2। ये कोई वैल्यू ये आपको मिल गई, ये 1/2 मिल गया। यानी आपके पास अब देखें t इक्वल क्या दिया है, t इक्वल दिया हुआ है 80 प्लस 80 e⁻−kt। अब देखें निकालना क्या है आपको, हमें निकालना है t किसकी वैल्यू निकालना है, T45 की वैल्यू निकालना है। तो T45 का मतलब ये t का फंक्शन है ये, तो t इक्वल टू यहाँ पे हम 45 पुट कर दें तो ये हो जाएगा आपका T45 इक्वल टू हो जाएगा ये 80 प्लस 80 e⁻−k इंटू ये हो जाएगा 45। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो अब आपका जो आंसर है वो ये इसके फॉर्म में आना चाहिए, e⁻−15t के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसको ले सकते हैं हम 80
प्लस ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा e की पावर माइनस हो जाएगा ये 15k करके इसकी पावर 3 कर दें, क्योंकि आपको इसको अरेंज करना है, ये वैल्यू आपके पास दी गई है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80 प्लस 80, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3, यानी हो जाएगा 80 प्लस 80/8, यानी ये आपके पास मिल गया 80 प्लस 10, यानी कितना मिला, T45 की वैल्यू मिल गई 90। इसका आंसर क्या आएगा, 90 आंसर आएगा इसका। इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड का आंसर क्या आएगा, सॉरी 8 का आंसर क्या आएगा, थर्ड, दैट इज 90। क्वेश्चन नंबर 9, लेट सेकेंड 8th of 44 terms on non-constant AP be respectively the first, second और third term of GP if the first term of AP is 1 and the sum of the first 20 term of निकालना है। यानी सेकेंड 8 और 44 टर्म्स AP में दिया हुआ है, जो फर्स्ट थर्ड और थर्ड टर्म GP के हैं। तो AP का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो मान ले भाई तुम फर्स्ट टर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म ऑफ AP कितना दिया है, AP इस दिया है 1, और मान लें कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, D है। तो T2 सेकेंड टर्म में T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा ये 1 प्लस D हो जाएगा। T8 कितना हो जाएगा, T8 इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 7D, और T44 हो जाएगा 1 प्लस 43D। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इट इज गिवन कि T2, T8 और T44 ये AP में है, और ये लेकिन ये T सेकेंड टर्म है वो आपका फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड टर्म है किसके, GP के। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकेंड, फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है। तो आपको मालूम है यदि आपके पास कोई टर्म्स ABC, इफ़ A, B और C यदि GP में होते हैं तो B स्क्वायर कितना होता है, B स्क्वायर होता है A इंटू C। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई कर दें तो B का मतलब आपका जो T8 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, T8 का स्क्वायर इक्वल टू T2 इंटू T44। तो T8 कितना दिया है, ये दिया है 1 प्लस 7D का स्क्वायर इक्वल टू ये दिया हुआ है 1 प्लस D, और ये दिया हुआ है 1 प्लस 43D। इसको सॉल्व कर लो, ये जाएगा 1 प्लस 49D स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये 14D इक्वल टू 1 प्लस D प्लस 43D और प्लस हो जाएगा 43D स्क्वायर। अब यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे सिंप्लीफाई करें यदि तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, ये आ गया 6D स्क्वायर माइनस हो गया ये 30D इक्वल टू 0। तो D तो कभी 0 होगा नहीं, तो D इक्वल कितना आ गया, D इक्वल टू आ गया ये 30/6 यानी हो गया 5। तो देखिए D इक्वल कितना आ गया, D इक्वल टू आ गया 5 आ गया, और A इक्वल टू 1 दिया ही है। अब आपको S20 निकालना है, तो A इक्वल टू 1 है और D इक्वल टू क्या है, 5 है। ये आपको रिजल्ट मिल गया। अब आपको निकालना है D20, तो D20 कितना हो, S20 निकालना है, सम ऑफ 20 टर्म्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20/2, 2A 2 इंटू 1 प्लस 19 इंटू D, D कितना है ये 5 है, तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पे 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 95, यानी हो जाएगा 10 इंटू 97। तो आंसर कितना आएगा, 970 आएगा, सम ऑफ 20 टर्म्स। तो सम ऑफ 20 टर्म्स आएगा 970। देखें ये 970 दिया है, इसका मतलब आपका 9 का आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लेट f such that r tends to 0 से infinity strictly increasing function such that limit x tends to infinite f7x upon fx equal to 1 दिया है। Then the value of limit x tends to infinity f5x
अपॉन एफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो सॉल्व होते हैं वो होते हैं बाई सैंडविच थ्योरम। तो देखो ज़रा पहले हम सैंडविच थ्योरम समझते हैं क्या होता है। देखें सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या होता है कि मान लो बात दी आपके पास 3 फंक्शंस हैं, इफ एफ जी और एच आर 3 फंक्शंस ये मान लें 3 फंक्शन हैं सच दैट इनका एक ऑर्डर दिया हुआ रिलेशन क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स लेस एन इक्वल टू जी एक्स लेस एन इक्वल टू एच एक्स है फॉर ऑल एक्स इन सम इंटरवल, कोई इंटरवल दिया हुआ है इन सम इंटरवल एट पॉइंट x इक्वल टू सी। तो क्या होगा भाई, यदि एफ एक्स लेस इक्वल टू जी एक्स लेस इक्वल टू एच एक्स दिया हुआ है एक्स इक्वल टू सी में, तो इफ लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स, यदि ये इक्वल टू एल दिया हुआ है और लिमिट x टेंस टू सी यदि एच एक्स ये भी लिमिट एडजस्ट कर रहा है, तो क्या होगा जब ये कर रहा है तो देन बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट x टेंस टू सी जो जी एक्स होगा ये भी क्या हो जाएगा आपका l हो जाएगा। ये कहलाता है आपका सैंडविच थ्योरम। मतलब ये हुआ, यदि इसको हम और समझना है तो आपके पास देखें यहाँ पे फंक्शन देख लें। ये मान लो बात आपके पास क्या दिया है, ये एफ एक्स दिया है और ये दिया है जी एक्स और यहाँ पे ये दिया हुआ है आपके पास एच एक्स और ये आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है और यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स इक्वल टू सी में। तो यदि ये लिमिट आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स यदि इक्वल टू एल है और यदि लिमिट एक्स टेंस टू सी एच एक्स भी एल है, तो बीच में जो आपके पास फंक्शन होगा वो भी टेंस टू एल हो जाएगा। इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या है, देखें इस क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है कि एफ सच दैट आर टेंस टू 0 से इन्फिनिटी और एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये दिया आपके पास एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन दिया है। अब देखें अब इंटरवल हम लेके चलें तो आपके पास देखो यहाँ पे दिया 7x, यहाँ दिया x, यहाँ दिया 5x। तो हमको यहाँ पे x 7x और 5x का रिलेशन है। तो यदि एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो आपको मालूम है कि भाई यदि एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो और x और ये 0 से इन्फिनिटी के लिए है तो x जो होगा वो लेस देन 5x होगा और ये लेस देन क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। और चूँकि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन है, यदि एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो डायरेक्टली हो जाएगा आपके पास ये एफ एक्स लेस देन एफ 5x लेस देन एफ 7x हो जाएगा। अब हम क्या करें, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाय एफ एक्स से डिवाइड कर दे रहे हैं। यदि इसको हम एफ एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है आपका एफ एक्स अपॉन एफ एक्स लेस देन एफ 5x अपॉन एफ एक्स लेस देन एफ 7x अपॉन एफ एक्स। और साथ में हम लगा दें लिमिट। लिमिट किस फॉर्म में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी। तो लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी सब में क्या करते हैं हम यहाँ लगा दें लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ भी कर दें लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ भी अप्लाई कर दिया हमने लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। तो देखें यहाँ पे ये तो एफ एक्स कैंसिल हो गया, मतलब ये तो 1 आ गया, लेस देन लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ 5x अपॉन एक्स एफ एक्स और ये लेस देन क्या दिया, देखो ये गिवन है, यहाँ पे आप पास देखें कि दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस इन्फिनिटी एफ 7x अपॉन एफ एक्स इक्वल टू 1 दिया है, यानी ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका इक्वल टू हो जाएगा 1। ये आपके पास गिवन है, ये क्या है इक्वल टू 1 क्या है गिवन है। तो यहाँ पे आप देखते हैं
कि आपके पास गिवन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f(7x) अपॉन fx इक्वल टू 1। तो ये भी 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए लेफ्ट हैंड साइड भी 1 हो गया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए राइट हैंड साइड भी 1 हो गया। तो सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है कि जो बीच का टर्म होता है वो भी टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बाय सैंडविच थ्योरम if left hand limit and right hand limit tends to 1, तो क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ 5x अपॉन f ऑफ x, ये इक्वल कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। और जब ये इक्वल टू 1 हो गया इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ 5x अपॉन fx माइनस 1 की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। और यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये देखो दिया हुआ है f(5x) अपॉन fx माइनस 1 इक्वल कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय द पैराबोला y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड 3y इक्वल टू x माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी आपके पास दो पैराबोला दिए हुए हैं, दोनों के बाउंडेड एरिया आपको निकालना है। तो देखें पहला एरिया क्या है, पैराबोला पहले दिया है y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा अरेंज कर लिया जाए तो ये जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब इसको यदि हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम +4 और -4 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और ये +4 बाहर चला जाएगा तो ये जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। यानी आपका जो फॉर्म बन गया वो फॉर्म क्या बना, परफेक्ट फॉर्म बनाए तो x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस y माइनस 4। ये एक अपवर्ड पैराबोला बन गया। देखें क्या बना, ये बन गया आपका अपवर्ड पैराबोला जिसके वर्टेक्स क्या हैं, इसके जो वर्टेक्स होंगे वर्टेक्स हो जाएंगे आपके 2 और 4 हो जाएंगे। एक ये बन गया। अब दूसरा कर्व देखें, ये आपका P1 दिया, पहला पैराबोला दिया है ये। अब दूसरा पैराबोला देखें क्या दिया है, ये दिया है 3y इक्वल टू x माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 1/3 x माइनस 4 का स्क्वायर। यानी आप देख सकते हैं मतलब ये हो गया x माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया ये 3y। यानी ये भी एक पैराबोला बन गया जिसको हम बोलेंगे, ये बन गया अपवर्ड पैराबोला। ये कौन सा है, ये अपवर्ड नहीं, ये डाउनवर्ड बना। देखो नेगेटिव है ना ये, तो ये आपका डाउनवर्ड बना। यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गई, ये आपका क्या बना, ये डाउनवर्ड है। ये क्या है आपका डाउनवर्ड, ये अपवर्ड पैराबोला है। ये अपवर्ड पैराबोला, इसके वर्टेक्स क्या होंगे, इसके वर्टेक्स होंगे 4 और 0, 4 और 0, इसके वर्टेक्स 4 0 और इसके वर्टेक्स हो गए 2 और 4। अब देखें इसका हम यदि ग्राफ बनाएं, इसका हम दोनों कर्व को बनाएं तो कैसा बनेगा, देखें यहाँ पे। तो ये आपका ये हमने एक्सिस बना लिया और ये बन गया आपका x माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल 3y। मतलब इसके जो वर्टेक्स हैं ये 4 0 हैं, तो इसका इस टाइप का बनेगा, ये बनेगा अपवर्ड पैराबोला बन गया ये। इसके वर्टेक्स क्या होंगे, ये वर्टेक्स हो जाएंगे 4 और 0। और दूसरा बोल रहा है, ये दूसरा क्या बोल रहा है देखें, ये बोल रहा है ये हो गया y इक्वल टू क्या बना 1/3 x माइनस 4 का स्क्वायर। और दूसरा पैराबोला क्या है, डाउनवर्ड है। दूसरा पैराबोला डाउनवर्ड है तो आप देखें तो यहाँ पे हम 0 0 पुट कर रहे हैं तो देखो ये 4 इक्वल 4 आ रहा है, मतलब ये 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये 0 0 से पास होगा। तो ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला है जो 0 0 से पास होगा, ये बन जाएगा आपका। ये इसके वर्टेक्स हो गए। अब हमें पहले देखें दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल लें।
तो हमें दोनों कर्व को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। पहला कर्व क्या है, ये आपका कर्व नंबर 1 है और ये दूसरा कर्व नंबर 2 है। दोनों से हम y को इक्वेट कर दें तो देखिए क्या दिया है यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू, पहला इक्वेशन में क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर है और दूसरे में दिया हुआ है y इक्वल टू 1/3 x माइनस 4 का स्क्वायर। अब हम दोनों कर्व को आपस में सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3 x माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, यदि हम x यहाँ पे कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1/3 और ये हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल 0 तो हम बाहर ले सकते हैं भाई, ये इक्वल 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा -3x इक्वल टू हो जाएगा ये x माइनस 4, तो ये हो जाएगा -4x इक्वल टू -4, मतलब x इक्वल टू आ गया 1, एक x इक्वल टू 1 आ गया और x इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। तो x इक्वल टू 4 तो दिख ही रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, मतलब ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट आपका होगा x इक्वल टू 1 होगा। ये जब x इक्वल टू 1 है तो y भी निकाल लें, तो यदि x इक्वल टू 1 हो गया तो y इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पुट कर दो तो 4 माइनस 1 3, यानी यदि x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। यानी दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये कितना है, ये 1 और 3 है, और दूसरे का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो 4 और 0 आ रहा है। इसका मतलब ये कर्व भी आपका 4 0 से पास होगा। तो देखो यहाँ मिस्टेक हो गई भाई, ये जो कर्व आपको दिख रहा है ये कर्व कहाँ से पास होगा, ये कर्व आपका पास होगा 4 0 से, यानी यहीं से पास हुआ ये कर्व, ये पास हुआ, ये 4 0 से पास होगा। तो ये आपका बाउंडेड एरिया बना आपका, ये आपका बाउंडेड एरिया आपको निकालना है। तो ये कर्व किसका है, ये कर्व हो गया y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर का, और ये क्या है, ये आपका 0 और 0 है। तो ये आपको एरिया निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए इसको हम रिक्वायर्ड एरिया देखें, क्या लिखें, तो इसका जो एरिया है, एरिया क्या हो जाएगा, हम टोटल पहले ये वाला पोर्शन निकाल लें, ये वाला पोर्शन निकाल लें पहले, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी हम पहले ये एरिया निकाल लें, यहाँ से लेके ये आउटर लाइन दिख रहा है आपको, ये किसका पोर्शन है, ये पोर्शन है y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर का। उसमें से हम ये वाला पोर्शन को माइनस कर दें, ये वाले पोर्शन को, तो ये कितना है, ये 1 है। तो आपका जो एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया, वो कितना हो जाएगा, एरिया a इक्वल टू ये हो जाएगा 1 से 4, और ये पैराबोला का y, तो y हो जाएगा ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और माइनस आप कर दो ये वाला एरिया माइनस कर दे, मतलब इसका y क्या होगा 1/3, तो dx को हम कॉमन ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या ले लें, माइनस हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर और पूरे का dx। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लिया जाए, पहले इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² माइनस x³ 3 माइनस ये हो गया आपका x माइनस 4 का क्यूब कर दें, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें इसको, डिवाइडिंग बाय 9, और लिमिट कहाँ से कहाँ बोलेगा, ये 1 से 4 की लिमिट। अब इसमें लगा दें लिमिट, तो क्या हो जाएगा, ये 4 अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये हो गया कैंसिल, ये 2, यानी ये मिल गया आपको, आप अप्लाई करेंगे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 32 माइनस 64/3 माइनस 0, और फिर माइनस करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/3 और प्लस हो जाएगा ये 3। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लिया जाए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपका हो गया 32 माइनस 64/3, ये हो जाएगा +5, और ये हो जाएगा आपका -1/3। अब यहाँ देखें भाई, माइनस ने ये भी हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका माइनस होगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये होगा प्लस। अब यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 3, ये होगा 96 माइनस 64 माइनस 15 और +1, यानी ये हो जाएगा 18/3, यानी आएगा 6। तो इसका जो आंसर वो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 6 आंसर आएगा इसका।
तो इसका 11 का आंसर क्या होगा 6, दैट इज 3। क्वेश्चन नंबर 12, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन A, B 68, 44, 48, 60 एंड B 55 एंड 194 रेस्पेक्टिवली। तो आपको A और B जो अननोन पैरा दिया हुआ है वैल्यू, उसकी वैल्यू निकालना है, A + 3B की वैल्यू निकालना है। यानी आपके पास जो मीन है, मीन कितना दिया है, मीन इक्वल टू दिया हुआ है 55 और वेरिएंस इक्वल दिया हुआ है कितना, ये दिया 194। किसका, 6 का। तो 6 पर्सन्स का मीन पहले देख लें। तो मीन कितना हो जाएगा भाई, मीन इक्वल टू 6 पर्सन्स का 6 ऑब्जर्वेशन का मीन हो जाएगा। तो नंबर क्या क्या दिए हैं, A + B + 68 + 44 + 48 और +60 अपॉन टोटल कितने हो गए, ये 6 हो गए। और मीन कितना दिया है, मीन दिया है 55। तो 55 इक्वल टू हो गया A + B और सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 220/6। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा A + B इक्वल टू, ये हो जाएगा 330 - 220, यानी A + B कितना आ गया, इसका A + B आ गया 110। तो ये आपको A + B की वैल्यू मिल गई। इक्वेशन नंबर हम 1 मान लें इसको। अब क्या बोला है, अब बोला इसका वेरिएंस। तो इसका वेरिएंस क्या होता है भाई, वेरिएंस होता है इसका, वेरिएंस इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ऑफ कितना, I = 1 to 6 दिया तो 6, ये हो जाएगा xi - x बार मीन का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय n। तो वेरिएंस के बहुत सारे फार्मूला है, लेकिन ये ज़्यादा इजी पड़ेगा ये xi - x बार, क्योंकि आपके पास x बार गिवन है और n भी गिवन हो गया है। तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 194 इक्वल टू, ये हो जाएगा पहले A - 55 का स्क्वायर प्लस B - 55 का स्क्वायर प्लस 68 - 55 का स्क्वायर प्लस 44 - 55 का स्क्वायर प्लस 48 - 55 का स्क्वायर और प्लस 60 - 55 का स्क्वायर अपॉन डिवाइडिंग बाई हो जाएगा, टोटल ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 194 इक्वल टू, ये हो गया A - 55 का स्क्वायर प्लस B - 55 का स्क्वायर और प्लस कितना हुआ, ये हो गया 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 प्लस ये बचेगा 11 तो हो जाएगा 121 प्लस हो जाएगा ये 7, तो 7 हो जाएगा ये 49 और प्लस ये बचेगा 60 - 55 यानी ये हो जाएगा 5, यानी हो जाएगा 25 डिवाइडिंग बाई कितना हो गया, ये डिवाइडिंग बाय 6 हो गया। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो 194 × 6 यहाँ आ जाएगा, 194 × 6 कितना हुआ, ये हो गया 1164 हो जाएगा, ये इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका A - 55 स्क्वायर प्लस B - 55 स्क्वायर और ये सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 169 + 121 + 49 + 25, ये हो जाएगा 364। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1164 इक्वल टू, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस, तो 2AB होगा, मतलब ये हो जाएगा 110 और यहाँ हो जाएगा A + B और ये हो जाएगा प्लस 2 × 55 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ये 364। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1164 इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 110 और A + B कितना दिया है, देखो यहाँ पे A + B भी 110 दिया है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 110 प्लस 2 × 55, तो 2 × 55 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6050 प्लस 364।
अब इसको आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू टोटल बन जाएगा ये 1164 माइनस 6050 माइनस 364 और ये हो जाएगा आपका प्लस 12100, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 6850 आ गया। तो देखो ये वैल्यू आपको मिल गई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है a प्लस 3b की वैल्यू निकालना है। तो कितना हो जाएगा ये 75 प्लस 3 इंटू 35, तो ये हो जाएगा 75 प्लस ये हो गया 105, यानी ये आ गया टोटल 180। तो इसका जो आंसर आएगा, ये आंसर कितना आएगा 180 आएगा। देखें 12 का आंसर 180 दिया है थर्ड ऑप्शन में, तो 12 का थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द फंक्शन एफ सच दैट -∞ -1 ये डोमेन दिया है और इसका रेंज दिया हुआ है a to b, b क्लोज्ड है, और एक फंक्शन दिया हुआ है e(x³ - 3x + 1 इज 11/2। ये कौन सा फंक्शन है? इज 11/2 का मतलब हो गया ये बाइजेक्टिव है। और कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है? जब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए। तो फंक्शन विल बी बाइजेक्टिव ओनली व्हेन इट शुड बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए आपको उसका f' निकालना पड़ेगा और f' मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0 लाना पड़ेगा। तो पहले इसको हम डिफरेंशिएट कर दें। तो देखें ज़रा इसको f' क्या होगा? इसका f' इक्वल हो जाएगा e(x³ - 3x + 1 इंटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? ये जाएगा 3x² - 3, और यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका f' इक्वल टू e(x³ - 3x + 1 एक्सपोनेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यहाँ से 3 बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा x² - 1, और यदि हम इसको फैक्टराइज कर लें तो f' क्या हो जाएगा? ये f' हो जाएगा e(x³ - 3x + 1 और 3 हो गया ये x - 1 और x + 1। अब देखें यहाँ पे दिया हुआ है डोमेन क्या दिया है? -∞ से -1, और इसकी जो रेंज वो 0a से b दिया है। तो हमें a और b ही निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए पहले हम देखें कि ये फंक्शन जब ये 11/2 दिया है, मतलब ये फंक्शन f जो होगा इंक्रीजिंग होगा अपने डोमेन में, और f' इंक्रीजिंग होने के लिए f' ग्रेटर इक्वल 0 होगा। तो पहले इसका हम साइन स्कीम से इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल निकाल लें। तो देखो जरा इसके पॉइंट्स क्या क्या आएंगे। अब ये तो क्लियर है भाई कि 3 हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो बचे क्या? x - 1 x + 1। इसको फैक्टराइज करें, इसको हम नंबर लाइन में लगाएं तो ये हो जाएगा -1, ये होगा 1, ये 1 2 और 3 ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग इंटरवल कहाँ पे होगा? ये इंक्रीजिंग होगा आपका जहाँ पे f' पॉजिटिव होगा। जहाँ पे f' ग्रेटर देन 0 होगा वहाँ पे क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? -∞ से -1, और यूनियन ये हो जाएगा आपका 1 से ∞। और डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा? डिक्रीजिंग होगा ये f' लेस देन 0, इक्वल 0 भी कर सकते हैं स्ट्रिक्टली के लिए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 से 1। तो ये इंक्रीजिंग कहाँ पे हो रहा है? ये इंक्रीजिंग के लिए आपके पास आ गया। अब यहाँ देखें आपका इंटरवल क्या दिया हुआ है? आपका डोमेन जो है, तो इसका डोमेन तो यही दिया हुआ है। सो इट्स डोमेन क्या दिया है? ये -∞ से -1। यहाँ पे क्या होगा? f' हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, तभी ये 11/2 होगा। इसका मतलब f(x) इज इंक्रीजिंग। जब f(x) इंक्रीजिंग होगा तो -∞ में वैल्यू मिनिमम होगी, और -∞ में वैल्यू जो होगी मिनिमम होगी, और -1 में जो होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू देगा वो। तो हम इसकी रेंज निकालने के लिए इस इंटरवल में, इसके डोमेन में हमें
इसके आउटपुट निकालना पड़ेगा कि माइनस इन्फाइनाइट में इसकी वैल्यू कितनी होगी और -1 में कितनी होगी। तो यदि हम माइनस इन्फिनिटी देखें तो वो कहलाएगा ए, क्योंकि आपको रेंज चाहिए। यहाँ पे ए और बी अननोन है, देखो ए और बी अननोन है, तो माइनस इन्फिनिटी में ए मिलेगा और -1 में बी मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स क्या है, क्योंकि आपको मालूम है कि यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, मान लो ये इंटरवल यहाँ पे ए है और यहाँ पे इंटरवल बी है, तो ये क्लियर है कि जो एफ ए होगा और जो एफ बी होगा ये इसकी रेंज हो जाएगी। ए में एफ ए और बी में बी, यानी एफ ए में मिनिमम होगा और बी में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और ये इसकी रेंज होगी। तो हमें इस माइनस इन्फिनिटी से -1 में इसकी रेंज निकालना है। तो आपके पास जो ए होगा, ये ए एक्चुअली क्या होगा, ये ए होगा एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी, और जब ए और माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ आएगा ई की पावर, ये माइनस इन्फिनिटी होगा, और ये माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, ये 0 होता है, यानी ए इक्वल कितना आ गया, 0 आ गया। और बी के लिए हम अपर लिमिट के लिए -1 पुट करें तो बी कितना होगा, एफ ऑफ -1 होगा, यानी ये हो जाएगा ई की पावर -1, ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा +1, यानी ये हो जाएगा आपका ई क्यूब। तो यहाँ पे ए कितना होगा, 0 होगा, और बी कितना आया आपका, ई क्यूब आ गया। तो ये इसकी रेंज आ गई। इसका मतलब आपका जो पॉइंट आप क्वेश्चन क्या आगे बोल रहा है, ए और बी तो मिल गए। अब क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी टू बी +4 a + 2 फ्रॉम द लाइन। ये एक लाइन का फॉर्म दिया हुआ है, तो पहले हम पॉइंट पी निकाल लें। तो पी पॉइंट क्या दिया है, देखो भाई पी दिया हुआ है, पी पॉइंट दिया हुआ है 2b +4 और a + 2। तो यहाँ पे हम a = 0 और b = e क्यूब पुट कर दें, तो p पॉइंट कितना हो गया, ये हो गया 2e³ +4 और यहाँ पे आ गया 2। तो ये आपके पास पॉइंट p मिल गया। अब इसका डिस्टेंस बोल रहा है एक लाइन से, तो इसका लाइन के इक्वेशन क्या दिया है देख लें। एक लाइन का इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है, लाइन है x + e - 3y -4 = 0, और ये जो पॉइंट p है, ये पॉइंट p क्या मिल गया, 2e³ +4 मिल गया। अब हमें इसका लेंथ निकालना है, दैट इज़ परपेंडिकुलर। ये क्योंकि कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो pm कितना हो जाएगा, यहाँ पे pm हो जाएगा x + e - 3y -4 अपॉन √1² + e - 3 का स्क्वायर। किस पॉइंट से बोल रहा है ये पॉइंट बोल रहा है p क्या है, 2e³ +4 और 2 है। अब x और y के प्लेस में वैल्यू रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा, 2e³ +4, ये प्लस क्या हो गया, ये 4 हो गया, प्लस 2e - q और -4 अपॉन ये आ गया √1 + e⁻⁻6। तो ये 4 और 4 क्या हो गया, दोनों कैंसिल हो गए। तो ये कितना आ गया, यहाँ से यदि हम 2 कॉमन ले लें यदि, तो ये हो गया e - 3 और ये हो गया प्लस e³ अपॉन ये हो गया √1 + e⁻⁻6। अब यदि आप ऑप्शन देखें इसमें, तो ऑप्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ऑप्शन द फॉर्म ऑफ 6 के फॉर्म में दिए गए हैं। तो इसको हम 6 को पहले पॉजिटिव कर लें। यदि हम 6 को पॉजिटिव कर लें तो यहाँ क्या ले सकते हैं, इसको हम, ये आपका आ जाएगा, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसको हम ले सकते हैं ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा आपका 1/e³ + e³ अपॉन ये हो जाएगा √1 + 1/e⁻6। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ e⁻6 + 1 अपॉन e³ अपॉन, यदि यहाँ से हम देखें तो जाएगा √e⁻6 + 1 अपॉन ये अपॉन e³ बाहर आएगा, रूट के बाहर आएगा तो e³ बचेगा। तो देखो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब ये कैंसिल हुआ तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा ट्वाइस ऑफ 1 + e⁻6 अपॉन √1 + e⁻6।
तो ये होगा ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस ई की पावर 6। तो ये आंसर आएगा भाई। देखो ये ट्वाइस ऑफ 1 प्लस ई की पावर 6, तो आंसर क्या आ रहा है? ये 13 का आंसर 1 आ रहा है। तो 13 का आंसर क्या होगा? 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फंक्शन एफ सच दैट 0 इन्फिनिटी टेंड्स टू आर। डोमेन दिया है पॉजिटिव रियल नंबर्स और रेंज दिया है रियल नंबर्स। डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस मॉड ऑफ लॉग एक्स इफ एम एंड एन विद रिस्पेक्टिवली नंबर ऑफ पॉइंट इन विच एफ इज नॉट कंटिन्यूस एंड एफ इज नॉट डिफेंसिबल देन एम प्लस एन इक्वल टू। यानी हमको चेक करना है कि जो फंक्शन है वो कहाँ पे कंटिन्यूस है और कहाँ पे कंटिन्यूस और डिफेंसिबल है कि नहीं है। तो हमको निकालना है पॉइंट जहाँ पे वो कंटिन्यूस नहीं है उसको एम बोला है, और जहाँ पे डिफेंसिबल नहीं है उसको एन बोला है। दोनों का सम निकालना है। तो पहले हम फंक्शन डिफाइन कर लें। यदि हम फंक्शन डिफाइन करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है? तो इसको ले सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर मॉड ऑफ लॉग ई एक्स, माइनस है तो नीचे ले आए, ये इक्वल टू ये जो होगा। अब ये क्या होगा? ये जो मोड है, ये हमेशा ये जो मॉड एक्स को हम देखें तो मॉड लॉग एक्स ये इक्वल टू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कब होगा पॉजिटिव? जब ये लॉग ई एक्स जो है ये ग्रेटर देन 0 हो जाए, और ये नेगेटिव हो जाएगा। कब? जब लॉग ई एक्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे देखें जब ये ग्रेटर देन 0 होगा इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जब ये ग्रेटर देन 0 होगा इसका मतलब हुआ कि x ग्रेटर देन ई की पावर 0 यानी x ग्रेटर देन 1 हो गया ये, और यहाँ पे x लेस देन ई की पावर 0 इसका मतलब यहाँ पे x लेस देन 1 हो गया। अब यदि इसको अच्छे से लिखें हम तो आप ले सकते हो कि log ऑफ x का जो मोड है ये इक्वल टू क्या होगा? ये आपके पास हो जाएगा log पॉजिटिव होगा। कब? जब ये आपके पास x ग्रेटर देन 1 हो जाए, और माइनस कब होगा? माइनस log ई एक्स कब होगा? ये जब ये 0 लेस देन x लेस देन 1 हो जाए। तो देखो ये आपके पास log x की वैल्यू डिफाइन करेगा। अब ये log x को हम यहाँ पे डिफाइन कर दें। अब यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा ये। अब ये बन जाएगा यहाँ पे, अब ये क्या होगा? ये हो जाएगा ई की पावर 1 अपॉन, ये नेगेटिव कब होगा? माइनस log ई एक्स कब होगा नेगेटिव? जब ये कहाँ लाई करेगा? ये लाई करेगा 0 लेस देन x लेस देन 1 में, और जाएगा ई की पावर 1 अपॉन log ई एक्स। कब होगा ये? जब x ग्रेटर इक्वल टू 1 है। कहीं भी इक्वलिटी होल्ड करा सकते हैं हम, यहाँ पे करा सकते हैं, यहाँ पे करा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो फंक्शन ब्रेक हुआ वो ये फंक्शन ब्रेक हो गया। अब इसी एफ एक्स को फिर से डिफाइन करें तो ये एफ एक्स क्या आया आपका? एफ एक्स इक्वल टू आ गया ई की पावर 1 अपॉन, इसको ले सकते हैं हम log एक्स की पावर -1। कब? जब 0 लेस देन x लेस देन 1 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर 1 अपॉन log x। ये log है, इसको अच्छे से लिख लो थोड़ा। ये कहाँ पे होगा? s ग्रेटर इक्वल टू 1 में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा अब ई की पावर, माने ई की पावर दिया हुआ है तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन 1/x, मतलब इक्वल टू हो गया x हो गया। ये कब होगा? जब 0 लेस देन x लेस देन 1 है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1/x। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1/x। कब होगा? जब s ग्रेटर इक्वल टू 1 है। तो फाइनली आपके पास जो फंक्शन बना वो फंक्शन बन गया एफ एक्स इक्वल टू, सिंपलेस्ट फॉर्म आपने लिखा तो ये आ गया x। कब आया? जब 0 लेस देन x लेस देन 1 हुआ, और ये आ गया 1/x व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 1। अब इसको आप ग्राफ बना लें, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो ये आपका y इक्वल टू x है और ये y इक्वल टू 1/x है। तो यहाँ यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो देखें यहाँ पे ये 0 से 1 है, 0 है, ये 1 है। तो 0 से 1 में क्या बन रहा है? एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये आपका y इक्वल टू क्या आ रहा है? x आ रहा है। ये आपका y इक्वल टू x आ रहा है कहाँ पे? 1 में। और 1 के बाद फिर ये एक पैराबोला शेप आ रहा है।
तो पैराबोला ये बन गया भाई, ये पैराबोला बन गया। ये हुआ y इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन तो एवरीवेयर कंटिन्यूस लग रहा है। कंटिन्यूस पहचान क्या है कि यदि आप यहाँ देखें कि यदि आपका पेन नहीं उठ रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस है। और यहाँ पे बन रहा है कॉर्नर, तो ये पॉइंट 1 में ये डिफेंसिबल नहीं होगा। मतलब क्या होगा यहाँ पे, यानी मतलब ये हुआ कि m क्या हुआ, m इक्वल टू आ गया 0। मतलब क्या हुआ, नो पॉइंट एट विच फंक्शन is not continuous because it is continuous everywhere। और n इक्वल टू आ गया 1। मतलब क्या हुआ, दिस वन नॉट डिफेंसिबल एट x इक्वल टू 1। तो दोनों का सम पूछा है यहाँ पे, तो m प्लस n का सम कितना आ गया, इक्वल टू 1 आ गया। तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। इसका आंसर 1 आ गया, ये 1। 14 का आंसर जो है वो थर्ड होगा। द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ई साइन एक्स, क्या इक्वेशन दिया है, ई साइन एक्स माइनस 2e माइनस साइन एक्स इक्वल टू 2। इसके हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन पता करना है। तो देखें इसको हम, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करें, e की पावर साइन एक्स को t मान लें। e साइन एक्स इक्वल क्या मान लें हम, t मान लें। तो क्या बन जाएगा, ये फॉर्म बन गया t माइनस 2/t इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज तो खैर पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली फार्मूला मेथड लगा दें। तो t इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जाएगा प्लस 8/1। तो ये जाएगा t इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 12 हो जाएगा अपॉन ये इंटू 2 होगा, इंटू 2, तो अपॉन क्या होगा 2। और इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 2 प्लस माइनस ये रूट 12 को ले सकते हैं हम 2√3/2। तो यहाँ पे t इक्वल टू मिल जाएगा 1 प्लस माइनस √3। ये आपके पास वैल्यू मिल गई, t की वैल्यू। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ t की वैल्यू अब एक बार हम ले लें पॉजिटिव, एक बार देख लें नेगेटिव। t क्या है, t है e की पावर साइन एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3। तो एक बार हम ले लें प्लस और एक बार ले लें माइनस। यदि यहाँ पे हम एक बार प्लस ले लें तो ये जाएगा e की पावर साइन एक्स इक्वल टू 1 प्लस √3। और यदि हम माइनस ले लें तो ये जाएगा e की पावर साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस √3। अब देखें भाई √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू होता है 1.73 अप्रोक्सीमेट। तो यदि हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो देखें कितना आएगा, ये होगा e की पावर साइन एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1.73, यानी e की पावर साइन एक्स जो है ये हो गया आपका 2.73। अब आपको ये मालूम है कि e की वैल्यू जो होती है ये जो है वो ग्रेटर देन क्या हो गया। अब यहाँ पे तो यहाँ पे ये आपके पास वैल्यू आई। अब देखें भाई e की पावर साइन एक्स की हम रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम साइन एक्स की रेंज कितनी होती है, साइन एक्स लाई करता है -1 और 1 के बीच में। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। e की पावर -1 लेस इक्वल टू e की पावर साइन एक्स लेस इक्वल टू e की पावर 1। तो ये जाएगा 1/e लेस इक्वल टू e साइन एक्स और लेस इक्वल टू e। इसका मतलब जो e की पावर साइन एक्स है वो 1/e और e के बीच में लाई करेगा। और e की वैल्यू कितनी होती है, e जो होता है वो होता है 2.713। इसका मतलब ये हुआ कि जो e की पावर साइन एक्स आपके पास मिला ये इक्वल टू कितना आया 2.73। और ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन e हो जाएगा। मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो e की वैल्यू होती है वो होती है
0.713 और ये जो वैल्यू आ रही है 1 से e, लेकिन जो e की साइन x का जो रेंज है वो 1/e और e के बीच में होगा, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। अब हम जरा ये नेगेटिव वैल्यू देख लें। अब यदि हम इस नेगेटिव वैल्यू को देखें तो नेगेटिव वैल्यू में कितनी आ रही है, ये हो जा रहा है आपका e की पावर साइन x इक्वल टू ये है 1 - 1.73, यानी e की पावर साइन x जो है ये आ जाएगा आपका -0.73 विच इज़ नेगेटिव, यानी e की पावर साइन x क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यानी यहाँ भी आपके पास जो वैल्यू है ये भी नॉट पॉसिबल है, यानी इसमें कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? देयर इज नो एनी वैल्यू विच सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे इसमें? नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे 0। देखो 0 दिया हुआ है, 15 का आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको 31 जनवरी 2024 सेशन 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक डिस्कस किए हैं। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोट करें और उसको प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।